नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भूमि सुधार का सेकंड जो है पार्ट उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि ब्रिटिश भारत में यानी कि ब्रिटिश राज के दौरान किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं भारत में विद्यमान थी, उनको हमने पूरे डिटेल में कवर किया था। तथा पार्ट 2 जो आपका होगा भूमि सुधार का, उसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश भारत के दौरान भू राजस्व व्यवस्थाएं थी उनसे किसानों को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती थी तथा उन दिक्कतों को समाप्त करने के लिए कौन कौन से भूमि सुधार, किस प्रकार से भूमि सुधार किए गए थे आज़ादी के बाद, उनको हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो टॉपिक है आपका भूमि सुधार का, आपका जो ग्राम समाज एवं विकास का नया सिलेबस जारी किया गया था उसमें यह टॉपिक मेंशन है। तो इस टॉपिक से जुड़े यानी कि सेकेंड इसका जो पार्ट है, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो भारत में भूमि सुधार है इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे आज़ादी के बाद, उनको हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए भूमि सुधार से रिलेटेड। तो भूमि सुधार से तात्पर्य ऐसे संस्थागत परिवर्तनों से होता है जिसमें भूमिगत संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए जो किसानों और खेतिहरों के पक्ष में हो तथा जिनसे जोत के आकार में वृद्धि होने के कारण जो कृषि कार्य हो वह लाभप्रद बन जाए। इसी से मेन मतलब होता है आपका भूमि सुधार का। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो भूमि सुधार से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। भूमि सुधार का उद्देश्य उत्पादन के सामाजिक संबंधों को ऐसा स्वरूप प्रदान करना है जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता की जो है कृषि जो उत्पादकता है वो अधिकतम की जा सके। यानी कि भूमि सुधार के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिनसे जो कृषि की उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सके, अधिकतम की जा सके। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता जो होती है वह मुख्यतः 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक आपका होता है तकनीकी और दूसरा कारक होता है आपका संस्थागत। तो तकनीकी कारकों में क्या क्या आता है जिसमें हम भूमि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं? तो तकनीकी कारकों में उत्तम बीज का उपयोग, इसके अलावा उर्वरकों का उपयोग, उसके अलावा उन्नत हल का उपयोग, ट्रैक्टर तथा सिंचाई, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके तकनीकी कारक हैं जिनकी मदद से हम जो होता है कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपका जो संस्थागत सुधार होते हैं उनमें क्या क्या आता है? तो संस्थागत सुधारों में आपका आता है भू स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनः वितरण करना, खेतों के आकार में सुधार करना, लगान का नियमन आदि सम्मिलित होता है आपका संस्थागत सुधारों में। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो पुराने भूमि संबंधों को समाप्त करना तथा ऐसी नई व्यवस्था को जन्म देना जिसमें भूमि पर खेती करने वाले ही उसके वास्तविक स्वामी, यानी कि मेन उद्देश्य होता है भूमि सुधार का कि जो पुराने भूमि संबंध है उसको समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जो भूमि पर खेती करने वाले लोग होते हैं वही उसके वास्तविक स्वामी बन जाए। इसके अलावा इसका दूसरा मोटिव क्या होता है, दूसरा उद्देश्य क्या होता है? भूमि व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सभी शोषण और सामाजिक अन्याय को समाप्त करना, काश्तकारों की स्थिति को मजबूत बनाना तथा ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करना, इसका सेकेंड मोटिव, सेकेंड उद्देश्य है भूमि सुधार का। तो ये बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज के दौरान यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती थी और भू राजस्व व्यवस्था में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रिटिश राज्य में किसानों के पास उन जमीनों का स्वामित्व नहीं था जिन पर वह खेती करते थे। जमीन का मालिकाना हक जमींदारों, जागीरदारों आदि के पास होता था। तो ये बेसिक सा जो है समस्या था स्वतंत्रता से पूर्व, इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसी की वजह से स्वतंत्रता के बाद जो है सरकार के समक्ष कई गंभीर मुद्दे उत्पन्न हुए जो चुनौती बनकर खड़े हुए थे। भूमि पर मध्यस्थों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था उस समय ब्रिटिश राज के दौरान तथा कुछ लोगों का ही भूमि पर स्वामित्व होता था जिनको स्वयं कृषि कार्य करने में कोई रुचि नहीं कि भूमि पर उन्हीं लोगों का स्वामित्व होता था जिनको जो है कृषि कार्य में रुचि नहीं होती थी। इसी को बाद में आगे चल के इसी समस्याओं को सुधार किया गया भूमि सुधार के माध्यम से। इसके बाद भूमि को पट्टे पर देना जो है उस समय ब्रिटिश राज के दौरान एक सामान्य चलन था। ये भी बेसिक समस्या थी उस समय की। इसके बाद काश्तकारों का शोषण लगभग प्रत्येक जगह किया जाता था जिसमें काश्तकारी अनुबंध की जब्ती एक सामान्य घटना थी। भूमि रिकॉर्डों की खराब दशा थी उस समय तथा इसके फलस्वरूप जो भूमि रिकॉर्डों की खराब दशा के फलस्वरूप जो मुकदमेबाजी थी उसमें वृद्धि काफ़ी देखी गई थी। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा।
इसके बाद उस समय जो कॉमर्शियल खेती थी यानी कि वाणिज्यिक खेती थी, वो वाणिज्यिक खेती के लिए भूमि का बहुत छोटे भागों में विभाजन करना कृषि क्षेत्र की एक अन्य समस्या थी, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसी के परिणाम स्वरूप सीमा और भूमि विवादों के रूप में भूमि, पूंजी तथा श्रम का अकुशल उपयोग हुआ ब्रिटिश राज के दौरान। तो इन्हीं सभी बेसिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आज़ादी के बाद जो है भूमि सुधार किया गया था भारत की सरकार के द्वारा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आपसे ये सभी समस्याएं जो हैं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं विकल्प के रूप में कि ब्रिटिश राज के दौरान भूमि से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं थी जो आगे चलकर आज़ादी के बाद सुधारी गई थी, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति बनी थी उसको आइए देख लेते हैं। तो एक समिति को आपको याद रखना है, के.जी. कुमारप्पन समिति, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था भूमि संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिए। तब इसे याद रखिएगा, के.जी. कुमारप्पन समिति का जो गठन था वह किया गया था भूमि संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिए, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस समिति के अध्यक्ष थे, इन्हीं का नाम था के.जी. कुमारप्पन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो के.जी. कुमारप्पन थे, इनकी समिति के द्वारा कृषि में व्यापक सुधार हेतु अनेक उपायों की सिफारिश की गई थी और स्वतंत्रता मतलब इन्होंने जो है अनेक उपायों को सुझाव दिया था जिनके तहत जो है भूमि सुधार किया जा सकता था। इसके 4 मुख्य घटक थे, यानी कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के 4 मुख्य घटक थे इस समिति की सिफारिश के अकॉर्डिंग। पहला घटक था मध्यस्थों का उन्मूलन करना, यानी कि जो मिडिल मैन थे उनको पूरी तरह से समाप्त करना, ये पहला घटक था। इसके बाद काश्तकारी में सुधार करना, चौथा और तीसरा घटक था आपका भूमि स्वामित्व की सीमा को तय करना, और आपका चौथा घटक था भूमि स्वामित्व की चकबंदी करना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट घटक थे जिन्हें के आधार पर भारत में आज़ादी के बाद भूमि सुधार किए गए थे। इन्हीं चारों के बारे में हम आगे की स्लाइड में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा पॉइंट होगा मध्यस्थों का उन्मूलन। तो आइए देख लेते हैं कि जो मध्यस्थों का उन्मूलन है किस प्रकार से किया गया था। तो जमींदारी प्रथा की समाप्ति, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम महत्वपूर्ण कानून जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, जिसके द्वारा कृषकों और राज्य के मध्य जो मौजूद मध्यस्थ थे उनको हटा दिया गया। यह पहला स्टेप उठाया गया था भूमि सुधार के अंतर्गत, यानी कि जो कृषकों और राज्य के मध्य जो मिडिल मैन यानी कि मध्यस्थ उत्पन्न थे, मतलब मध्यस्थ विद्यमान थे, उनको जो है पूरी तरह से हटा दिया गया। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, पहला सुधार किया गया था। इसके बाद यह सुधार जो है अन्य सुधारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी था, जो अधिकांश क्षेत्रों में जमींदारों के अधिकारों को समाप्त करने और उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने में सफल रहने की। जो मध्यस्थ थे उनको जो है कृषकों और राज्यों के बीच से समाप्त कर दिया गया, जिनके कारण से जो जमींदार थे उनकी जो शक्ति थी वह कमजोर हो गई। यह जो सुधार था वास्तविक भूस्वामियों अर्थात काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया था, यानी कि जो मध्यस्थ थे उनको हटाकर जो है जो काश्तकार थे यानी कि जो वास्तविक भूस्वामी थे उनकी स्थिति को मजबूत बना दिया गया। इस सुधार के लाभ क्या क्या हुए देख लेते हैं। मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को यह भूमि प्राप्त हो गई और जिन पर वे कृषि करते थे। इसके बाद मध्यस्थों के उन्मूलन के कारण एक शोषक वर्ग का अंत हो गया। भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण के लिए अधिक से अधिक भूमि को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद देश में बंजर भूमि और मध्यस्थों के निजी वनों पर काफ़ी क्षेत्र मतलब काफ़ी जो क्षेत्र था वो कृषि योग्य बना दिया गया। इसके बाद मध्यस्थों के कानूनी उन्मूलन से किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए, यानी कि जो मध्यस्थ थे उनका जो उन्मूलन कर दिया गया, तब जो कृषक थे यानी कि किसान थे वे सीधे जो है सरकार के संपर्क में आ गए जैसे ही मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया। तो ये सारे बेसिक फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपका कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि आपको रटना पड़ेगा कि किस प्रकार से भूमि सुधार किया गया था। यह थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको जो है फैक्ट्स ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। आपसे जो है 4 ऑप्शन में जो है 4 तथ्य दे दिए जाएंगे भूमि सुधार से रिलेटेड, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको पॉइंट्स अभी याद होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस PDF को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा और डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद अगला स्टेप उठाया गया था भूमि सुधार के लिए काश्तकारी में सुधार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करने के बाद जो है अगली समस्या काश्तकारी के विनियमन की थी। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले अवधि के दौरान जो काश्तकार थे उनके द्वारा जो भुगतान किया जाने वाला भूमि कर था वह काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि अत्यधिक था। भूमि कर को विनियमित करने के लिए पेश किए गए काश्तकारी सुधार जो थे काश्तकारों को कार्यकाल की सुरक्षा और स्वामित्व प्रदान करते थे। कृषकों द्वारा पे किए जाने वाले किराए को विनियमित करने के लिए जो है
1950 के दशक की शुरुआत में जो है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सकल उत्पादन का जो स्तर था 20% से लेकर 25% तक भूमि कर निर्धारित किया गया। यानी कि जो कर आपका ब्रिटिश शासन के दौरान 35 से लेकर 75% तक था, वो जो है आज़ादी के बाद घटाकर 20 से 25% तक कर दिया गया था। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल में कृषि संरचना का मौलिक पुनर्गठन हुआ, जिसने काश्तकारों को भूमि का अधिकार प्रदान किया। तो यह आपका सेकेंड स्टेप था जो भूमि सुधार के लिए उठाया गया था, काश्तकारी में सुधार। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था? भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना। इसका बेसिक मतलब है कि एक आदमी के पास कितनी सीमा तक भूमि हो सकती है, उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो इसी कारण से जो है एक अधिनियम लाया गया था, लैंड सीलिंग अधिनियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं भूमि सुधार कानून की तीसरी प्रमुख श्रेणी थी लैंड सीलिंग अधिनियम की। भूमि स्वामित्व पर सीमा जो थी कानूनी रूप से भूमि के उस अधिकतम आकार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिससे अधिक भूमि पर कोई कृषक अथवा कृषक परिवार स्वामित्व नहीं रखता। सिंपल सी बात है। इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया कि एक सीमा तक ही जो कृषक परिवार है या जो कृषक है उसके पास एक सीमा से ज़्यादा भूमि नहीं हो सकती है। मेन बात यही थी इस सुधार में। इसके तहत जो है इस तरह की सीमा तय करने का उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथों में निहित भू स्वामित्व की कमी करना था। यानी कि आपको पता होगा आज़ादी से पहले कुछ गिने चुने लोग थे जिनके पास भूमि का मालिकाना हक हुआ करता था और बाकी लोग जो है उस पर खेती किया करते तो उनके पास भूमि का मालिकाना हक नहीं हुआ करता था। तो इसी प्रावधान के तहत जो है आपका लैंड सीलिंग अधिनियम लाया गया तथा इस लैंड सीलिंग अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि एक सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास उससे ज़्यादा भूमि नहीं हो सकती है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। वर्ष 1942 में कुमारप्पन समिति ने भूमि के अधिकतम आकार को लेकर सिफारिश की। यह एक परिवार की आजीविका के लिए आवश्यक सीमा से 3 गुना अधिक थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यानी कि जो आपकी 1942 में कुमारप्पन समिति बनी थी उसने भूमि के अधिकतम आकार को लेकर सिफारिश की थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका कुछ और फैक्ट है इस लैंड सीलिंग अधिनियम से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 1961-62 तक सभी राज्य सरकारों ने लैंड सीलिंग अधिनियम पारित कर दिए थे, लेकिन अलग अलग राज्यों में यह सीमा जो है अलग अलग थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और राज्यों में एकरूपता लाने के लिए वर्ष 1971 में एक नई भूमि सीमा नीति बनाई गई। वर्ष 1972 में विभिन्न क्षेत्रों में भूमि के प्रकार, उनकी उत्पादकता और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग सीमा के साथ राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जब आपका लैंड सीलिंग अधिनियम पारित किया गया था तो उस समय जो लैंड सीलिंग की सीमा थी वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी। तो यह भी एक समस्या बाद में उत्पन्न होकर आती है। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए और एक नई भूमि सीमा नीति बनाई गई थी 1971 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन दिशा निर्देशों में सबसे अच्छी यानी कि सबसे अच्छी भूमि की सीमा 10 से लेकर 18 एकड़, द्वितीय श्रेणी में भूमि की सीमा 18 से लेकर 27 एकड़ तथा शेष भूमि सीमा 27 से लेकर 54 एकड़ थी। लेकिन पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों में भूमि की जो सीमा थी इनसे थोड़ी अधिक थी। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन सुधारों की मदद से राज्य को प्रत्येक परिवार के स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि की पहचान की गई तथा उसका अधिग्रहण कर लिया गया। यानी कि इस लैंड सीलिंग अधिनियम के तहत यह देखा गया कि किस परिवार के पास कितनी अधिक भूमि है तथा जिन परिवारों के पास लैंड सीलिंग अधिनियम से के दिशा निर्देशों से अधिक भूमि थी तो उन अधिक भूमि का जो है राज्य यानी कि सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है तथा उस अधिगृहित भूमि को जो है भूमिहीन परिवारों तथा अन्य अनुसूचित श्रेणियों जैसे SC ST के भूमिहीन परिवारों को वितरित कर दिया गया। तो यह था आपका थर्ड सुधार जो भूमि सुधार के लिए किया गया था, लैंड सीलिंग अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया था भूमि सुधार के लिए, भूमि स्वामित्व की चकबंदी। तो चकबंदी का अर्थ क्या होता है? खंडित भूमियों का एक भूखंड के रूप में पुनर्गठन यानी कि पुनर्वितरण करने से है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो आपकी जगह जगह मान लीजिए जगह जगह पर यहाँ पे एक भूमि है, यहाँ पे एक भूमि है, यहाँ पे एक भूमि है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि एक व्यक्ति की 5 जगहों पे छोटी छोटी भूमियाँ हैं। तो चकबंदी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ये 5 अलग अलग जगहों पर जो छोटी छोटी लैंड है, छोटी छोटी भूमियाँ उस व्यक्ति की, उस 5 जगहों पर मतलब 5 जगहों पर बिखरी हुई भूमि को एक ही जगह पर कर दिया जाए तथा उसका जो लैंड है वो उसकी सीमा बढ़ जाएगी। इसी को हम कहते हैं चकबंदी। यानी कि जो खंडित भूमियाँ उनको एक ही जगह पर पुनर्गठन करना मेन मतलब होता है आपका चकबंदी का। इसके बाद आपका
गैर कृषि क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और रोजगार के कम अवसरों ने भूमि पर दबाव बढ़ा दिया, जिसके कारण भूमि के विखंडन की जो प्रवृत्ति थी वह वृद्धि हुई उसमें, तथा इससे भूखंडों की सिंचाई और देखरेख करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया। यानी कि कुछ लोग की भूमि थी, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भूमियाँ हैं, जो कुछ भूमि यहाँ पर है, कुछ दूसरे जगह पर है, कुछ दूसरे जगह पर है और कुछ दूसरी जगह पर है। तो इस प्रकार से अगर कोई भूखंड वितरित होता था, यानी खंडित भूखंड किसी व्यक्ति के पास होता था, तो इसकी समस्या क्या होती थी, उसकी सिंचाई की समस्या होती थी और उसकी देखरेख की भी समस्या होती थी। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के जो है चकबंदी की व्यवस्था की गई भारत सरकार के द्वारा। इस अधिनियम के तहत जो है गाँव के कृषकों को भूमि के छोटे भूखंडों को एक बड़े टुकड़े में मिला दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस अधिनियम यानी कि चकबंदी अधिनियम के तहत गांव के कृषकों की जो भूमि के छोटे छोटे भूखंड थे उनको एक बड़े टुकड़े में मिला लिया गया। इंपॉर्टेंट है। इसका लाभ क्या हुआ, इसका मतलब लाभ क्या हुआ देख लेते हैं। इससे भूमि जोत का कभी न खत्म होने वाला जो विखंडन था वह रोका गया। इसके बाद इससे जो है किसान अलग अलग स्थानों की बजाय भूमि की एक ही जगह पर सिंचाई तथा कृषि करने लगे, तथा जिससे समय और श्रम दोनों की बचते हुए, यानी कि इस चकबंदी से जो है जो किसान थे जिनके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भूमियाँ थीं उनको जो है एक ही जगह पर कर दिया गया, जिससे जो सिंचाई थी वो एक ही जगह पर होती थी, तथा कृषि में जो अत्यधिक समय लगता था और अत्यधिक श्रम लगता था उसकी भी बचत की गई इस चकबंदी से। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। तथा इस भू सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच जो मुकदमेबाजी थी उसकी भी कमी देखने को मिली। तो दोस्तों आज़ादी के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए गए थे भूमि सुधार से रिलेटेड उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। इसका जो PDF है मैं आज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भूमि सुधार का PDF डाउनलोड करके इसको आप इत्मीनान से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।